Hello students, welcome to the Molecular Mind with AS. All of my new subscribers and old subscribers, I truly deeply appreciate each one of you who have given me amazing comments and liked my videos. Thank you for your support. So let's begin with the topic. Students, our today's topic is about changing the physical conditions of a chemical reaction. बच्चे आज हम पढ़ने लगे हैं कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की फिजिकल कंडीशंस को चेंज करते हैं तो उससे आपके केमिकल रिएक्शन पे क्या असर होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब होती है सबसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है फिजिकल कंडीशंस कौन सी होती हैं। फिजिकल कंडीशंस आपके पास टेम्परेचर की होती हैं, प्रेशर की होती हैं। स्टूडेंट्स, आप जो कैटलिस्ट यूज कर रहे होते हैं रिएक्शन के अंदर, उसको चेंज करना या निकाल देना, वो फिजिकल कंडीशंस में आ रहा होता है, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ ऑल योर कंसंट्रेशन, देखें बच्चे आप किस कंसंट्रेशन में कौन सा रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, किस कंसंट्रेशन में क्या प्रोडक्ट बन रही है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चे आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि अगर आप फिजिकल कंडीशन चेंज करते हैं तो केमिकल रिएक्शन पर इसका क्या असर होता है। So if a given reversible reaction has attained the state of dynamic equilibrium. बच्चे in the previous lectures I have explained the process of dynamic equilibrium. बच्चे ये dynamic equilibrium क्या होता है, जब rate of forward reaction जो है वो rate of reverse reaction के equal होता है, इसको आप dynamic equilibrium कहते हैं। So in this case अगर आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन जब उसने अपनी डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव कर ली हो, मतलब जब उसके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के इक्वल आ रहे होते हैं, सो इट विल रिमेन इन दिस स्टेट फॉर इनफिनिट टाइम। तो बच्चे वो तब तक उसी स्टेट में रहेगा, यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहेगा जब तक इट इज समहाउ डिस्टर्ब्ड, जब तक हम उसको किसी न किसी तरह डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब बच्चे उसको डिस्टर्ब कैसे करेंगे। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स विच आर द वेज थ्रू विच वी कैन डिस्टर्ब आवर रिवर्सिबल केमिकल सिस्टम इक्विलिब्रियम। देखिए बच्चे ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह डायनेमिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले तो बच्चे देखें जो रिएक्टिंग स्पीशीज होती हैं, अगर हम रिएक्टिंग स्पीशीज में से लेट्स सपोज बच्चे A plus B are the reacting species, they react to give us C plus D। बच्चे ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर हम A और B में से अगर हम A को निकाल लेते हैं, ठीक है, और अगर हम A को रहने देते हैं या B को निकाल देते हैं, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और फिजिकल कंडीशन, ये भी एक फिजिकल कंडीशन है ना, तो इससे केमिकल रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और सेकंड वन है आपका पॉइंट एडिंग और विथड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द प्रोडक्ट स्पीशीज। तो बच्चे देखें अगर कोई प्रोडक्ट जैसे ए और बी ने रिएक्ट करके C plus D प्रोडक्ट दिया, तो बच्चे अगर मैं D प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ तो उससे भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। बच्चे अगर हम किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करते हैं, लेट्स सपोज बच्चे देखें ना ये बीकर है, बीकर के अंदर कोई भी रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, लेट्स सपोज अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, तो अगर मैं इसका टेम्परेचर लेट्स सपोज 400 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल है और अगर मैं 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर देती हूँ तो बच्चे रिएक्शन रेट फास्ट हो जाएगा ना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फास्ट रेट पर अमोनिया की प्रोडक्शन करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और कोई स्पीशी की अमाउंट कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज अफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑफ अ कैटलिस्ट, अफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। बच्चे अगर कोई कैटलिस्ट किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जरूरी है, लेट्स सपोज अगर आयरन किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं आयरन प्रोवाइड नहीं करती या मैं आयरन की जगह कोबाल्ट कैटलिस्ट दे देती हूँ, तो बच्चे इस तरह से भी डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, प्रोडक्ट बनने की रेशो कम हो जाएगी। आपको पता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है,
विदाउट बीइंग यूज्ड अप ये रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है। तो देखिए अगर हम कैटलिस्ट नहीं डालेंगे तो सॉरी, कैटलिस्ट के ना डालने से रिवर्सिबल रिएक्शन जो होगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना, तो इससे भी क्या होता है, आपके केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। लास्ट वन पॉइंट इज चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इफ इट इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स इन द गैसियस स्टेट। बच्चे देखें, अगर हम रिएक्शन के प्रेशर को चेंज करते हैं, देखिए किसी भी रिएक्शन के प्रेशर को, आपको पता है अगर हम गैसियस स्टेट में अगर हम रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हैं, जैसे N2 भी गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में। देखिए अगर कोई रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में होती है तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो रिएक्शन रेट फास्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन रेट डिक्रीज हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो इस तरह प्रेशर को चेंज करने से भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चे ये लास्ट में देखिएगा, ये एग्जांपल लिखी हुई है अमोनिया फॉर्मेशन की, कि N2 and 3H2 मिलकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 2 मोल्स अमोनिया के बनाते हैं। तो बच्चे अगर आप यहाँ पे देखें, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द पार्टिसिपेटिंग केमिकल्स, देखिए अब ये पार्टिसिपेटिंग केमिकल्स कौन से हैं, N2 and H2, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये पार्टिसिपेटिंग केमिकल्स हैं। These will be constant at the state of equilibrium। तो बच्चे जितने भी आपके पास केमिकल्स हैं, जैसे N2 और H2 है, इन्होंने मिलके क्या बनाया, NH3 बनाया। तो बच्चे इन सब की अमाउंट जो है, अगर हमने इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़े तो इसकी भी अमाउंट, इसकी भी अमाउंट, यानी कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में सारे केमिकल्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है। और इस स्टेज पे अगर इफ इन दिस स्टेज इफ वी ऐड मोर N2 गैस इन द मिक्सचर, देखिए बच्चे अगर मैं नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज कर दें तो इट्स कंसंट्रेशन विल इंक्रीज एंड द रिएक्शन विल नो लॉन्गर मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर हम N2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो आपको पता है कि जैसे नाइट्रोजन ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर हमने दोबारा टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम स्टेट अगेन, और अगर हमने दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करनी है, बहाल करनी है, तो नाइट्रोजन विल रिएक्ट टू हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस मोर अमोनिया। तो देखिए N2 को इंक्रीज करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें वेट करना होगा, क्योंकि अमोनिया की मिकदार ज्यादा बन रही है। तो जब उसकी और उसकी कंसंट्रेशन सेम होगी, तो एट दिस पॉइंट हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट दोबारा अटेन हो गई है। So this change will go on until a new state of equilibrium is reached। ये स्टेट तब तक जारी रहेगी जब तक एक ऐसी स्टेट नहीं आ जाती, जब तक एक ऐसा इक्विलिब्रियम नहीं अचीव हो जाता जिसमें द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज विल अगेन बिकम कांस्टेंट, जिसमें जितनी भी स्पीशीज है, यानी आपने N2 को इंक्रीज किया ना, तो आपको वेट करना होगा, आपको H2 को भी इंक्रीज करना होगा, ताकि जो प्रोडक्ट बने NH3 उसमें वो उसकी कंसंट्रेशन N2, H2 और NH3 की कंसंट्रेशन एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हो, सेम हो, और रिएक्शन कांस्टेंट हो और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। सो दीज न्यू कंसंट्रेशन, अब देखें पहले कंसंट्रेशन में N2 जब कम था, हाइड्रोजन भी कम थी, अमोनिया भी कम बन रही थी, मगर फिर हमने N2 बढ़ाया, हाइड्रोजन भी बढ़ाई, अमोनिया भी ज्यादा बढ़ गई। तो अब जो स्टेट हमें अचीव हुई है, दिस इक्विलिब्रियम स्टेट में कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग केमिकल्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अबव वन। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम अगेन बाय विथड्रॉइंग सम ऑफ द अमोनिया गैस फॉर्म। तो देखिए अगर हम जो अमोनिया बनी है, अगर सेम जैसे हमने N2 को इंक्रीज किया था, सिमिलरली अगर हम NH3 को रिएक्शन मिक्सचर में से निकाल लेते हैं जो प्रोडक्ट बन रही है, तो बच्चे अगर हमने वो विथड्रॉ किया अमोनिया, तो देखिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, फिर अमोनिया की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज कर जाएगी। और अगर हमने इक्विलिब्रियम स्टेट दोबारा रिस्टोर करनी है तो हमें मोर नाइट्रोजन एंड मोर हाइड्रोजन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस अमोनिया। तो हमें ज्यादा नाइट्रोजन देनी पड़ेगी, ज्यादा ही हाइड्रोजन देनी पड़ेगी, ताकि अमोनिया भी ज्यादा बने, क्योंकि पहले वाली तो हम निकाल चुके हैं ना। सो व्हेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड अगेन,
और अगर अब इक्विलिब्रियम दोबारा बना है so the concentration of all the species shall again become constant. So hope so आपको इस सारे कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। देखिए आज हम सिर्फ पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, रिमेनिंग हम कल पढ़ेंगे। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट का हमने जो है वो पढ़ना है। तो देखिए उसमें पहले हम सिर्फ टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एंडोथर्मिक इन द रिवर्स डायरेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स एक ही बात है आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही होती है तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, फॉरवर्ड कैसे, जब रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, जैसे N2 और H2 मिलके NH3 बना रहे हैं, तो फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, हीट बहुत ज्यादा मिकदार में रिलीज हो रही है, यानी कि 92.4 किलो जूल पर मोल माइनस में। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, लेकिन बैकवर्ड में इट विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिवर्स केस में वो क्या करेगा, इतनी ही हीट एब्जॉर्ब करेगा। सो इफ द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर हम इस इक्विलिब्रियम स्टेट में इसका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी अगेन डिस्टर्ब। ऐसे ही है ना, देखिए अब टेम्परेचर बढ़ाने से फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। द डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज नेगेटिव। देखिए डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है, दिस मींस दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग N2 and H2 इज हायर देन दैट ऑफ अमोनिया। तो इस सब से हमें ये पता चला कि सिस्टम के अंदर जो एनर्जी N2 है और H2 है, इसकी एनर्जी ज्यादा है अमोनिया की निस्बत, ठीक है। तभी तो डेल्टा एच नेगेटिव आई ना, क्योंकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा आ रही है। क्योंकि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो N2 and H2 की एनर्जी हाई हो गई एज कंपेयर टू अमोनिया। तो देखिए इंक्रीज इन टेम्परेचर ने क्या किया, वो रिएक्शन को उसने बैकवर्ड पुश किया, क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर से रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होगी ना, N2 and H2 की एनर्जी ज्यादा हो गई। So the increase in temperature of the reaction will push the reaction in the backward direction, that is towards the reactant side. देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से N2 and H2 की वैल्यूज, उसका टेम्परेचर, उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई ना, तो ये बैकवर्ड साइड पे है N2 and H2। तो ये तो ऑटोमेटिकली जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन तो पीछे की तरफ आएगा, रिएक्टेंट्स की तरफ आएगा, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, क्योंकि आपको पता है NH3 अमोनिया का टेम्परेचर कम है एज कंपेयर टू N2 and H2, तो डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विल ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द फॉरवर्ड रिएक्शन। टेम्परेचर कम करने से NH3 की तरफ रिएक्शन जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टेंट्स की तरफ जाएगा, यानी कि N2 and H2 की तरफ जाएगा। So students, this was all about your today's lecture. If you like my content and if you further want to resonate with me, then please like, subscribe and share my channel to your friends, colleagues. So see you in the next video. Till then, thank you.